नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 या इससे पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे को बार बार बुलंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। बीजेपी या एनडीए इंडिया पर लगातार प्रहार करती है, इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन वो खुद कई ऐसे मसले हैं जिस पर पेंच बहुत जगहों पर फंसे हुए हैं। खासकर जो उसके अपने दल हैं, एनडीए के अपने दल हैं, उनमें अभी तक सीटों को लेकर तालमेल कई अहम राज्यों में नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में पेंच फंसे हुए हैं, बिहार में कठिनाइयां हैं, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हुई हैं। खासकर सबसे ज्यादा यदि मुश्किल आ रही है तो वो है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। और दोनों ही राज्य बहुत बड़े राज्य हैं। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 40 सीटें बिहार में हैं। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह प्रयासों में जुटे हुए हैं, लेकिन बात अभी बन नहीं पा रही है। पेचबंदी क्या है, कठिनाइयां क्या है, मुश्किलें कैसे दूर होंगी, और मुश्किलें दूर हो भी गई तो चुनाव के परिणाम क्या संभावित हो सकते हैं, इन सब बातों को समझने जानने के लिए चलते हैं हमारे नियमित कार्यक्रम में प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चल रहा है खासकर महाराष्ट्र और बिहार में, क्या इसे लेकर उनका अपना आकलन है। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस रेगुलर कार्यक्रम में। सर, शुरुआत करना चाहूंगा, अमित शाह अब ये इस पूरे जो युति है इसको बनाने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, तमिलनाडु हो, और भी ऐसे जो राज्य हैं, कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही है बिहार में, सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही है आपके दूसरा महाराष्ट्र में। हम बिहार की यदि बात करें, जैसे मैं देख रहा था कि आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं देखा, वो जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया, युवा नाराज है सरकार से, नहीं मिली 2 करोड़ नौकरियां, और भी सारे इश्यूज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि अभी कोई सवाल हो रहा है तो वो हो रहा है रोजगार को लेकर। सबसे ज्यादा घेराबंदी हुई तो रोजगार को लेकर। तो आज उन्होंने एक प्ले किया, जब वो बिहार पर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने वो परिवारवाद और युवा बर्बाद हुआ, ये भी कहीं भय है। अब मोदी भी भयभीत है कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी या जो आरजेडी को वहां एक हाथों हाथ जनता ले रही है, क्या इस पे आपकी टिप्पणी। देखिए, बिहार में अगर कोई सबसे ज्यादा युवा नेता है वो तो तेजस्वी यादव है। अगर आप उम्र के लिहाज से देखें, आप पिछले 5 साल की राजनीति देख लीजिए। 5 साल की राजनीति में अगर किसी का सितारा ऊपर उठा है तो तेजस्वी यादव का उठा है। तेजस्वी यादव बहुत विपरीत परिस्थितियों में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनके पिताजी मैदान में नहीं थे क्योंकि वो चारा घोटाले में फंसे हुए थे। सब लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो नेतृत्व की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको न केवल नेतृत्व दिया, बल्कि जो मुस्लिम यादव सीमा थी, उस मुस्लिम यादव सीमा को लांघ कर उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें अभी उन्हें पूरी सफलता मिल गई है, लेकिन उनके प्रयास, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं उसपे। अगर ऐसी कोशिश नहीं होती तो फिर केवल मुस्लिम यादव जनाधार के दम पे तो वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सकते थे। इन्होंने माई के साथ बाप की भी बात शुरू की हुई है, माई हाँ, और बाप भाई के साथ बात की बात शुरू की। मतलब वो अपने आप में वो तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं जी कि जी वो ऐसा करें। अब वो उन्होंने भाषण देने की एक खास शैली विकसित कर ली है। देखिए, जी जी पिछले दिनों बिहार में अगर किसी का ग्राफ उठा है तो वो है तेजस्वी यादव, किसी का ग्राफ गिरा है तो वो है नीतीश कुमार। ये जी बात जी अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, ये भी अपने आप में स्पष्ट है कि बिहार में अगर किसी ने रोजगार दिए हैं बेरोजगारों वो को, वो तेजस्वी तेजस्वी। यादव की वजह से मिले हैं। वो शिक्षा मंत्री थे। नीतीश कुमार जी कितना भी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर लें, अखबारों में उन्होंने विज्ञापन भी छपवा दिए हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। जी तो कुल जी मिलाकर नीतीश कुमार के मुकाबले कंट्रास्ट में रखकर अगर तेजस्वी यादव को देखा जाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी की ये बात गलत साबित होती है। भाई, आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे जो सहयोगी दल हैं, वो नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बातें कहते थे, आज भी वो बातें कहते हैं। एक और खास बात है, भले ही वो पत्रकारों के सामने मीडिया में न कहते हो ये बातें, आज भी उपेंद्र कुशवाहा कोई नीतीश कुमार की प्रशंसा नहीं करते हैं। आज भी जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की प्रशंसा नहीं करते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के
पक्ष में एक बात नहीं बोलते हैं। आज भी वो कहते हैं कि हम जो पहले कहते थे हम उस पर टिके हुए हैं। हम ठीक है अभी आ गए हमारे साथ, वो अलग बात है, लेकिन हम उन बातों को खंडन करने के लिए तैयार नहीं है। और जो बिहार की भाजपा है वो भी केंद्र ने उसके ऊपर ये फैसला थोप जरूर दिया है, लेकिन वो बड़े अनमने तरीके से और नाखुशगवार तरीके से नीतीश कुमार का स्वागत कर रही है। बिहार की भाजपा भी इस चीज से खुश नहीं है। तो जो भी इन लोगों में सीटों का बंटवारा हो, एक तो वोटों का ट्रांसफर ठीक नहीं होगा इनमें। जब इस तरह का अनमनापन हो आपस में, तो वोटों का ट्रांसफर भी ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि कोई कुछ भी कहता रहे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े नुकसान के अंदेशों का सामना कर रही है। महाराष्ट्र में भी अभी हमदर्दी जो है वो महायुति में जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना के आधार की हमदर्दी उसी तरफ है। उधर हमदर्दी शरद पवार के साथ है। तो महाराष्ट्र में भी पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी इन दो कमजोर कड़ियों की मरम्मत नहीं कर पाई है। ये इसीलिए मैं इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट कहता हूं, जो भाजपा के खिलाफ स्विंग कर सकती है। जिस तरीके से जो एक गठबंधन की बात है, अब लगातार ये रहा है कि जो इंडिया को तो लेकर बार बार एनडीए कटघरे में खड़ा करता रहा, लेकिन उसके अपने दल में जो कहीं कठिनाइयां हैं, कैसे देखते हैं? पहले तो वहां से हम शुरू करते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि खासकर महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही सूबे ऐसे हैं जहां कठिनाइयां आई हुई हैं। क्या कहिएगा? बंधुवर, ऐसा है कि मीडिया और राजनीति का जो संबंध है वो बहुत ही गलत तरीके से एक तरफा हो गया है, एक तरफ झुक गया है। मीडिया अब उस तरीके से निष्पक्ष नहीं रहा जो कि सभी दलों के साथ में। मैं ये मानता हूं, आजादी से पहले, आजादी के बाद जितना भी आप मीडिया का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि मीडिया कुछ ना कुछ हल्का पूरा सत्तारूढ़ दल की तरफ झुका रहता है। जब कांग्रेस का वर्चस्व था तो मीडिया में कांग्रेस के समर्थन की प्रवृत्तियां काफी मिलती थी। और बाद में जैसे जैसे सत्ता बदली, जो भी सत्ता में होता है मीडिया उसको जरा हमदर्दी की निगाह से देखता है, उसको ज्यादा स्पेस मिलता है। मीडिया का चाहे पत्रकार हो, संवाददाता हो या आजकल कैमरा हो, वो सत्तारूढ़ दल की तरफ विशेष रूप से आकर्षित रहता है। ये बात समझने काबिल है। लेकिन आज ये जो समीकरण है कुछ बहुत ज्यादा ही सत्ता की तरफ झुक गया है। मतलब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो अंतर्विरोध हैं, उनके ऊपर मीडिया में गौर ही नहीं किया जाता। बात केवल जवानी जमा खर्च तक सीमित रह जाती है। हमारे और आपके जैसे लोग कुछ बुला लिए जाते हैं जिनका भी आलोचनात्मक मस्तिष्क मारा, आलोचनात्मक मानस मारा नहीं है। बाकी सारा कुछ तो वो विपक्ष में ही खामियां निकालने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मीडिया विपक्ष के लिए सुपारी लिए घूम रहा हो, विपक्ष की कमियां दिखाता रहता है। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। और ये तरह का माहौल चुनाव से पहले जो मीडिया की समीक्षा होती है, तालमेल की गतिविधियों की, गठजोड़ों की गतिविधियों की, उसमें भी दिखाई पड़ता है। बहुत कम जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या एनडीए है उसकी समस्याएं क्या है। जबकि आजकल सबसे ज्यादा अगर तालमेल में किसी को परेशानी हो रही है तो एनडीए को हो रही है। इंडिया गठबंधन का तो तालमेल तकरीबन या तो हो गया है या बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई खास उलझन नहीं है उसके अंदर। जहां नहीं होना है वहां नहीं होना है, जहां होना है वहां होना है। ऐसे पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हो गया। बिहार में उनका गठजोड़ जो है वो पहले से मौजूद है, इंडिया गठबंधन बना था उससे पहले से मौजूद है। महाराष्ट्र में उनका गठजोड़ इंडिया गठबंधन बना था उससे पहले से मौजूद है। दरअसल ये दोनों ही गठजोड़ इंडिया गठबंधन के आधार स्तंभ में, तो वो वहां कोई खास ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही है। असली दिक्कत दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कैसे गठजोड़ करेगी और बिहार में कैसे गठजोड़ करेगी, कर्नाटक में कैसे गठजोड़ करेगी। ये असली दिक्कत है, असली उलझन यहाँ पे है। और इसके बारे में बिल्कुल कोई चर्चा कहीं नहीं होती है जी। वहां तो हालत यह है कि अमित शाह को भेजा गया है महाराष्ट्र में, और विशेष रूप से वहां पे वो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ बैठकर। अभी तक कोई फार्मूला नहीं निकल पा रहा है। अब अमित शाह ने एक अजीब सा फार्मूला निकाला है। अब ये भी जो एनडीए के जो पैरोकार हैं और जो मानते हैं कि एनडीए केवल एनडीए ही जीत सकता है और उसको कोई नुकसान नहीं होगा चुनाव में, उन सब लोगों का कहना है कि अमित शाह ने शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी दोनों के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि हम जो आपको सीटें देंगे उसमें कुछ उम्मीदवार तो आपके होंगे और साथ में हम कुछ उम्मीदवार भी देंगे अपने, वो आपकी तरफ से लड़ेंगे लेकिन वो उम्मीदवार हमारे होंगे। इस प्रकार का उन्होंने एक फार्मूला रखा है। अब ये फार्मूला वो किस तरह स्वीकार करेंगे, कैसे करेंगे
और उस ऐसा करते समय उनकी अपनी राजनीति का क्या ख्याल होगा, क्या हाल होगा, ये अभी मेरी समझ में नहीं आया। अब इसमें आप देखिए कि ये दोनों तो एनसीपी और शिवसेना की टूटे हुए हिस्से थे, जो मूल शिवसेना और मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस से बगावत करके भाजपा के साथ गठजोड़ में चले गए थे और सरकार उन्होंने बना ली थी। फिर भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनकी मदद से इनको ही असली शिवसेना और असली एनसीपी करार दे दिया। जब भाजपा ने खुद ही उनको असली करार दे दिया है, तो जाहिर है कि उनकी आत्म छवि भी यही हो गई होगी कि भाई हम ही असली हैं। नहीं, लेकिन जनता क्या स्वीकार करेगी सर? आप भले ही उन्हें दे दीजिए असली शिवसेना। जनता स्वीकार करेगी, करे। मैं बंधुवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब उनकी आत्म छवि हो गई असली पार्टी की जी, तो वो तो असली पार्टी के लिहाज से सीटों की दावेदारी करेंगे ना। उनका जो दावा है कि हम वही शिवसेना है जिन्होंने 16 या 17 सीटें जीती थी जी, पिछली बार। एनसीपी वही एनसीपी है जिसका विदर्भ में शरद पवार के नेतृत्व में बहुत आधार था जी, तो वो तो उसी तरीके से शिवसेना से, वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी बार्गेनिंग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको असली तो करार दे दिया है, लेकिन वो व्यवहार में उनको एक टुकड़े के तौर पर ही देख रही है। तो ये जो अंतर्विरोध है उन लोगों के बीच में, ये अंतर्विरोध दरअसल भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं। सुना यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें महाराष्ट्र में लड़ना चाहती है। कुल 48 सीटें हैं वहां पे, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रांत है। 30 के बाद अब सीटें बढ़ी 18। 18 में जाहिर है कि शिवसेना को ज्यादा सीटें दी जाएंगी, एनसीपी को उसके मुकाबले कम सीटें दी जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को, अजित पवार की एनसीपी को 6 या 7 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहेगी। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कहेगी कि आप 10-11 सीटों पर संतोष कर लीजिए, 30 सीटें हम लड़ेंगे। इनमें भी उनको जो सीटें दे रही है, उन सीटों में भी भाजपा का ये कहना है कि आप में 2-2, 3-3 हमारे उम्मीदवार इसमें एडजस्ट और आप कीजिए। आप देखिए अमित शाह का फार्मूला क्या है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का ही जो लोकसभा प्रभुत्व है उसको नापा जा सकता है, क्योंकि आपको लोकसभा में क्या क्या समर्थन आधार है, इस चीज को तो हम नाप ही नहीं सकते, इसका कोई बैरोमीटर ही नहीं है। पिछली बार तो ये पार्टियां ही दूसरी थी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, कुछ और थी। तो ये जो चक्कर है, इस चक्कर में पूरा का पूरा एनडीए वहां पर फंसा हुआ है। अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अमित शाह का ये फार्मूला मान लिया तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि लोकसभा चुनाव का नतीजा जो होगा वो तो होगा, उसके तुरंत बाद जो विधानसभा होगा, तो जो विधानसभा होगा उस विधानसभा में ये दोनों पार्टियां डेसिमेट हो जाएंगी, इनका कोई मतलब ही नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पर इन दोनों पार्टियों की सवारी करते हुए कब्जा कर लेगी। ये पूरी राजनीति वहां पर अमित शाह जाकर खेल रहे हैं। एक तीर से दो निशान है कह लीजिए, इधर भी और उधर भी। जी जी जी। फिर आप बिहार और कर्नाटक की जो आप बात करें, वहां क्या पा रहे हैं, वहां क्या देख रहे हैं, वहां क्या कठिनाई है? देखिए बिहार में स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को ये बहुत कमजोर मान रहे थे बीजेपी वाले मान रहे थे इनको, मगर हम तोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इनको निचोड़ देंगे। इनका पूरा फार्मूला था तोड़ना और निचोड़ना। पहले तोड़ा, उसके बाद सोचते अब निचोड़ नहीं पा रहे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब मंच पे आते हैं तो लगातार ये कहते हैं कि हम पहले इधर उधर चले गए थे, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मोदी के सामने भी उन्होंने मंच पे कहा और काफी घिघियाते हुए उन्होंने कहा। लेकिन स्थिति यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ये बात नहीं मान रहे हैं कि उन्हें 16 सीटों पर से दावा छोड़ देना चाहिए और 8 या 10 सीटें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटें तो छोड़ नहीं सकती जी। अब वो अगर ये 5-6 सीटें अब तक रिलीज नहीं करेंगे अपने दावे से नीतीश कुमार, तब तक जो छोटी छोटी कई पार्टियां जो पिछली बार थी ही नहीं, नजारे में ही नहीं थी, यहाँ तक कि जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो भी एक पार्टी थी, अब वो 2 हिस्सों में बट गई है, तब तक उनको संतुष्ट नहीं किया जा पाएगा। तो अभी जो भाजपा की चुनाव समिति अपना सिर खपा रही है बैठकर, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन 2 राज्यों में वो सीटों के बंटवारे का फैसला कैसे करे। कर्नाटक में भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल सेकुलर से समझौता जरूर कर लिया है और वहां भी वही मकसद है कि किसी तरीके से वो अपने जो कुछ भी लिंगायत
आधार भाजपा के पास बचा है इस विधानसभा चुनाव के बाद में, उसको और वो कुलगांव को जोड़कर एक हिंदू एकता वहां पर बनाए वहां पर। और वो उसका तो ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है जनता दल सेकुलर का। वो तो मुद्दतों से जनता दल सेकुलर ने वहां पे कुछ जीता ही नहीं है, चाहे लोग 2 विधानसभा चुनाव, फिर 1 लोकसभा, 2 लोकसभा चुनाव, लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा चाहती है कि आखिरी बार उससे समझौता किया जाए, और समझौते के बाद जो महाराष्ट्र में चाहती है उसी तरह से कर्नाटक की राजनीति को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया जाए। तो क्षेत्रीय दलों की सवारी करके ही 80 की दशक में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी और उसने अपना राष्ट्रीय प्रभुत्व धीरे धीरे करके स्थापित किया था। आज भी उसी फार्मूले में तकरीबन चल रही है। क्षेत्रीय दलों से समझौता करो, क्षेत्रीय दलों का अधिकार आधार अपने पास लो, और क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर फेंक दो स्थायी रूप से। यही तब भी भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला था और यही अब भी भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। आखिर में मैं चाहूंगा आपकी एक टिप्पणी। अबे सर, ये भी तो है कि ये लोग समझ भी तो रहे हैं, शायद ये भी तो एक वजह है कि जो ये पेच फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तमिलनाडु में उन्होंने कोशिश की थी कि वहां और भी जो दल थे जिनसे प्रयास हो रहे थे, वो भी अपना समझ रहे हैं कि आज हमने इनसे अगर हो गया, तालमेल हो गया, तो कल हम खत्म हो जाएंगे। यही स्थिति बिहार में कहीं ना कहीं अब वो नीतीश कुमार को समझ में आ रही है। कैसे इस पे आप क्या देख रहे हैं? इस पे इसीलिए सारी की सारी फंसा हुआ, और कुछ इसके कारण बिहार में जो बार बार निकल के आती है कि नीतीश कुमार पुनः कहीं पलटी मार सकते हैं, ये भी चलती है, ऐसा कुछ देखते हैं आप? ये सब है इसलिए नीतीश कुमार अत्यंत असुरक्षा के शिकार है। वो बहुत ही गहरी असुरक्षा ग्रंथि के शिकार हो चुके हैं नीतीश कुमार। उनकी समझ में नहीं आ रहा है, पहले वो इस असुरक्षा के शिकार थे कि अगर वो महागठबंधन में रहेंगे तो उनकी पार्टी टूट सकती है और उनको नुकसान हो सकता है। तो उस असुरक्षा से बचने के लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने पर वो असुरक्षा उनकी जारी रही। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जानते हैं कि एक बहुत ही प्रबल लॉबी है जो हमेशा मानती है कि भाजपा को नीतीश कुमार से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, अकेले वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। और वो उस लॉबी से नीतीश कुमार बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने ठीक से बार्गेनिंग नहीं की, ठीक से सौदेबाजी नहीं की और उनकी कुछ बढ़िया परिणाम नहीं निकाला, तो विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब भाजपा से कुछ नहीं मिलेगा और वहां से लतियाए जाएंगे तो फिर आरजेडी भी उन्हें कुछ नहीं देगा। अगर वो पलटी मार के जाएंगे तो पलटी मारने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो वो उनकी पार्टी, उनका राजनीतिक अस्तित्व और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा, दरअसल बिहार में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना सबसे ज्यादा किसी को पूरी इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है। हम लोग मानते थे जब उन्होंने पलटी मारी थी कि अब शायद विपक्ष की राजनीति बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन हम लोगों की ये राय गलत साबित हुई। मैं खुद मानता हूं कि मेरी राय थी, ये राय सही साबित नहीं हुई। बिहार में विपक्ष की राजनीति कमजोर नहीं हुई। आज भी तेजस्वी यादव काफी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और सभी सर्वेक्षण वगैरह सब बताते हैं कि वो भाजपा को बहुत करारी टक्कर देने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं इसी से जुड़ा सवाल एक पूछने वाला कि अब कहीं जी जी। उनके मन में पछतावा तो हो ही रहा होगा, चचा के मन में, कि भतीजे को छोड़कर गलती कर दी। ऐसा सोचते हैं आप? क्या पाते हैं उस पे? क्या आपकी पछतावा वगैरह तो उन लोगों के मन में होता है जिनकी कुछ नैतिक बल, जो इनकी नैतिक प्रेरणाएं पूरी तरह नष्ट नहीं होती हैं। तो पछतावा तो एक अच्छा ख्याल है, पछतावा एक अच्छी बात है। नेक आदमी के मन में पछतावा होता है। नीतीश कुमार को किसी बात का पछतावा होता है, मुझे इस बात में संदेह है। वो कोई पछतावा वगैरह नहीं होता है। वो तो विशुद्ध राजनीतिक जोड़ वाकी गुणा भाग करते हैं और उसमें अपना स्वार्थ उनका सर्वोपरि होता है। ना उनके लिए विचारधारा का कोई मूल्य है, ना वायदे का कोई मूल्य है। आज उन्होंने क्या बात कही थी, ना उसका कोई मूल्य है। ये बात वो कितने बार कह चुके हैं, भाजपा में मर जाएंगे लेकिन नहीं आएंगे, फिर भी चले जाते हैं वहां पर। अभी भाजपा में कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं आएंगे, तो कभी भी भाजपा भी छोड़ सकते हैं। तो वो तो एक बिहार की कुछ विशेष परिस्थिति इस तरह की है कि एक नेता और एक पार्टी जिसका जनाधार लगातार गिरता जा रहा है जी, लेकिन उसका मुख्यमंत्री पद उसका अलग नहीं हो रहा है उससे। वो लगातार मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। हर बार पलटी मारने पर नीतीश कुमार का आधार कम होता है, उनकी विश्वसनीयता कम होती है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री पद बरकरार रहता है। ये भी बिहार की राजनीति की एक खास विशेषता है। वो एक खास तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, इस स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। आपने हमारे दर्शकों को जो महाराष्ट्र और बिहार के साथ साथ तमिलनाडु में जो पेच फंसे हैं उसके बारे में स्पष्ट किया, समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए।
तो ये थे अभय दुबे जी, जिन्होंने बहुत तफसील से प्रकाश डाला कि महाराष्ट्र और बिहार में भले ही बीजेपी या उसके रणनीतिकार लाख प्रयास करें, जो गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं, सीटों के तालमेल के जो प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास पूरे हो भी गए तो आने वाला जो वक्त है, खासकर जो चुनाव हैं, नतीजे हैं, वो उसकी इच्छा के अनुरूप आ पाएंगे, इसमें भारी संदेह है। क्योंकि जो बिहार में दृश्य है, बिहार में आज तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने आप को खड़ा किया है, युवाओं के बीच में जो पैड बनाई है या जो मसले रहे हैं, और नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी, अब जनता इसे पसंद नहीं कर रही है। एक तो ये बात खास है, और दूसरा महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र को लेकर भी जो अभय दुबे जी ने स्पष्ट किया है कि वहां जो तोड़फोड़ करके या और सामनाम दंड भेद करके अपने अलायंस पार्टनर को खड़ा करने, सिंबल दिलाने में भले ही बीजेपी कामयाब हो गई है, लेकिन वहां भी बात बनने वाली नहीं है। वहां जनता की सहानुभूति, वास्तविक शिवसेना, साथ साथ शरद पवार और जो और भी ऐसे दल हैं, उन्हीं से है। और चुनाव के परिणाम इस बात को निश्चित तौर पर साबित करेंगे, ऐसा अनुमान अभय दुबे जी का निकलकर इस चर्चा में आया है। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसे लेकर हमारे इस चर्चा के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय दीजिएगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।